नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8 में मैं और मेरा व्याकरण पुस्तक में से नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पद परिचय। इसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। जैसे विभा, दिल्ली, जाना आदि ये अलग अलग शब्द हैं। इन तीनों शब्दों के अपने स्वतंत्र अर्थ हैं। जैसे विभा किसी व्यक्ति का नाम है, दिल्ली किसी स्थान का नाम है, जाना कोई क्रिया का नाम है। जब अलग अलग शब्द मिलते हैं तो वाक्य बनता है। जैसे विभा दिल्ली जाएगी। अब आप दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे क्या विनय मुंबई आना, तो इसका वाक्य बनेगा क्या विनय मुंबई आएगा। माली पौधा सींचा, माली पौधों को सींच रहा है या माली ने पौधों को सींचा। सुमन पुस्तक पढ़ना, इसको मिला के हम वाक्य बनाएंगे सुमन पुस्तक पढ़ रही है या सुमन ने पुस्तक पढ़ी। कवि कविता सुनाना, कवि कविता सुना रहा है या कवि ने कविता सुनाई। इस तरह हम अलग अलग शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके शब्दों को जब मिला के जब बोलते हैं तो उसका एक वाक्य बनता है। तो शब्द की परिभाषा क्या हुई? शब्द का वाक्य में प्रयुक्त रूप पद कहलाता है। यानी जब वो शब्द स्वतंत्र होता है जिसका अर्थ हो तो वह शब्द होता है, लेकिन वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तब वो एक पद के रूप में जाना जाता है। उसको हम शब्द ना कहकर पद कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं विभा दिल्ली जाएगी, तो एक वाक्य है। इसमें विभा शब्द नहीं कहलाएगी, विभा पद कहलाएगी। विभा भी पद है, दिल्ली भी पद है, जाएगी भी पद है। यानी जब शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वो शब्द शब्द ना कहलाकर पद कहलाते हैं। यद्यपि शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, पर वाक्य शब्दों के मेल से नहीं बल्कि पदों के मेल से बनते हैं। जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो शब्दों से मिलकर नहीं बनते, तब उन शब्दों का नाम पद हो जाता है। तो वो पदों के मेल से बनते हैं। सामान्यतः शब्द को विस्तृत अर्थ में लिया जाता है, इसमें पद भी सम्मिलित हो जाता है, परंतु दोनों में सूक्ष्म अंतर है। शब्द ही वाक्य में प्रयुक्त होने पर अपना रूप बदल लेते हैं और पद कहलाते हैं। यानी जब वो शब्दों का प्रयोग हम वाक्यों में कर लेते हैं तब उन्हें शब्द ना कहकर पद कहा जाता है। ठीक है। इस प्रकार शब्द मूल रूप है और पद्य वाक्य रूप। शब्द का मूल रूप क्या हुआ? लड़का खेलना। और शब्द का वाक्य के रूप में प्रयुक्त जब हो जाता है लड़के खेलते हैं, तब ये लड़के खेलते हैं, ये तीनों शब्द जो हैं ये शब्द ना कहलाकर पद कहलाएंगे। लड़के भी पद हैं, खेलते भी पद हैं और हैं भी पद हैं। ठीक है। उपयुक्त वाक्य में लड़का तथा खेला शब्द बदलकर लड़के तथा खेलते हो गए हैं। पर स्थिति के विपरीत कभी कभी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर अपना रूप नहीं बदलते हैं। जैसे लड़की पुस्तक पढ़ना, ये शब्द है मूल रूप में। लड़की अलग शब्द है, पुस्तक अलग शब्द है, पढ़ना अलग शब्द है। और ये शब्द जब वाक्य के रूप में प्रयुक्त हो गए तो लड़की पुस्तक पढ़ती है बन जाता है। तो वाक्य में न लड़की शब्द बदला है और ना पुस्तक शब्द, केवल पढ़ना क्रिया का रूप पढ़ती हो गया है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद हैं, चाहे उनका रूप बदले अथवा नहीं। अब देखिए यहाँ पे लड़की और पुस्तक ये दोनों शब्द हैं। ठीक है। पढ़ना जो है वो पढ़ती है में बदल गया, लेकिन जब ये अलग अलग हैं, हमने बीच में कॉमा डाला हुआ है ना, लड़की अलग शब्द है, पुस्तक अलग शब्द है, पढ़ना अलग शब्द है, इनका अपना अलग अलग अर्थ है, तब तो ये कहलाएंगे शब्द। लेकिन जब हम इन शब्दों को मिलाकर ये वाक्य बना देते हैं, लड़की पुस्तक पढ़ती है, अब देखिए इसमें कॉमा नहीं लगा हुआ, ये एक वाक्य है और पीछे पूर्ण विराम है, तब ये पूरे वाक्य में जितने भी हमें शब्द दिखाई दे रहे हैं वो शब्द ना कहलाकर पद कहलाएंगे। लड़की भी पद है, पुस्तक भी पद है, पढ़ती भी पद है और है भी पद है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमने ये तो सीख लिया कि पद क्या होते हैं। अब पद परिचय क्या होता है, यहाँ मैं आपको शुरू से नाम बताकर यहाँ से शुरू करती हूँ। इसको आप ध्यान से समझिए और फिर आपको ये ऊपर वाली बात भी समझ आएगी। जिस प्रकार किसी से पहली बार मिलते समय हम अपना नाम, पिता का नाम, घर का पता आदि
बताकर अपना परिचय देते हैं। यानी जब हम अपनी बात करेंगे तो अपना नाम बताएंगे, अपने पिताजी के बारे में बताएंगे, अपने घर के बारे में बताएंगे, तो हमारा परिचय पूरा हुआ। उसी प्रकार भाषा में भी वाक्य में आए शब्दों का पूर्ण व्याकरणिक परिचय, यानी व्याकरण के अनुसार वो शब्द कौन सा है, क्या वो शब्द संज्ञा है, क्या वो शब्द सर्वनाम है, क्या वो शब्द क्रिया है, क्या वो शब्द क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है या विस्मयादि बोधक है। तो जब हम उस पद का, उस शब्द का परिचय देते हैं व्याकरण के आधार पर, व्याकरणिक परिचय देते हैं, तब वो परिचय देना पद परिचय कहलाता है। ठीक है, इसको हम दोबारा से अब यहाँ से समझते हैं। अब आपने ऊपर दिए उदाहरणों द्वारा पद व शब्द का अंतर जान लिया। आइए अब देखते हैं कि पद परिचय क्या है। व्याकरणिक दृष्टि से पद की पूरी जानकारी देना ही पद परिचय कहलाता है। अब ये पद परिचय की परिभाषा है, फिर से पढ़ते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से पद की पूरी जानकारी देना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय में पद के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि की जानकारी दी जाती है। अगर हम संज्ञा की बात कर रहे हैं तो संज्ञा का कौन सा भेद है, अगर वो शब्द संज्ञा है तो भेद कौन सा है, उसमें लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, कारक कौन सा है, और उस संज्ञा की क्रिया के साथ क्या संबंध है, क्या वो कर्ता का संबंध है उसके साथ, क्रिया के साथ, या कर्म का संबंध है या भाव का संबंध है। तो ये हम सारी संज्ञा की जानकारी जब देंगे उस शब्द की व्याकरण के आधार पर, तो वो संज्ञा की सारी बातें बताते हुए तब वो उस संज्ञा शब्द का पद परिचय कहलाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई संज्ञा पद है तो उस संज्ञा पद के हमें संज्ञा के अनुसार भेद भी बताने पड़ेंगे, उसका लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ उसका संबंध बताना पड़ेगा। अगर वो शब्द सर्वनाम है तो फिर हमें सर्वनाम के भेद के आधार पर बताना पड़ेगा कि वो कौन से भेद का सर्वनाम है, फिर उसका लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध क्या है। यानी अगर हम ये सारी चीज़ें बताएंगे तभी उसका पद परिचय पूरा होगा उस शब्द का, अगर वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है। अगर वाक्य में प्रयोग किया जाने वाला शब्द विशेषण शब्द है तो फिर हमें कौन सा विशेषण है ये बताना पड़ेगा, फिर उसकी अवस्था कौन सी है, मूल, उत्तर या उत्तम अवस्था कौन सी है ये बताना पड़ेगा, फिर वो शब्द लिंग के अनुसार कौन सा है, वचन के अनुसार कौन सा है, और विशेष्य क्या है उसका ये बताना पड़ेगा, तब वो विशेषण शब्द का पद परिचय पूरा होगा। ऐसे ही जब हम क्रिया शब्द कोई, जैसे हमने ऊपर कहा था कि लड़की पुस्तक पढ़ती है, तो पढ़ती है क्रिया, अगर मान लो पढ़ती शब्द है तो क्रिया का कौन सा भेद है, लिंग कौन सा उसका क्रिया का, वचन कौन सा है, पुरुष, धातु, काल, वाच्य, कर्ता व कर्म का संकेत, ये सारे क्रिया के बारे में जानकारी देंगे तो वो क्रियापद कहलाएगा। ऐसे ही क्रिया विशेषण, अगर कोई शब्द है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है तो वो क्रिया विशेषण शब्द, उसका भेद कौन सा है, उस क्रिया का उल्लेख, उसकी विशेषता बताई जा रही हो। फिर संबंध बोधक के भेद, किसी संज्ञा सर्वनाम के संबंध है। ऐसे समुच्चय बोधक, ये संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आपके सिलेबस में नहीं है। हम क्रिया विशेषण तक के शब्दों का पद परिचय कैसे दिया जाता है केवल उतना ही समझेंगे। भाषा में सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। इन्हीं वर्णों के सार्थक संयोजन से शब्द बनते हैं तथा सार्थक शब्दों से मिलकर वाक्यों की रचना होती है। सार्थक मतलब जिनका कोई अर्थ हो। जैसे जिन वर्णों का अर्थ होता है वो अर्थ के साथ होते हैं तो उनके संयोजन से, यानी उनके मिलने से, जुड़ने से शब्द बनते हैं तथा सार्थक शब्दों से मिलकर वाक्यों की रचना होती है। यही शब्द वाक्य में प्रयोग होने पर पद कहलाते हैं। अब इस बात को आप अगर 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी। अब हमने यहाँ बताया कि जब हम किसी भाषा के शब्द का व्याकरण के अनुसार परिचय देते हैं तब वो पद परिचय कहलाता है। जैसे अभी एक आपके सामने वाक्य है, मयंक पुस्तक पढ़ रहा है। इस वाक्य में प्रत्येक शब्द पद है, यानी मयंक भी पद है, पुस्तक भी पद है, पढ़ रहा भी पद है भी पद है, और उसका पद परिचय इस प्रकार होगा। अब देखिए एक एक शब्द का पद परिचय देना है। अब मयंक क्या है इस वाक्य में, मयंक संज्ञा है, मयंक हमने लिया, और ये कौन सी संज्ञा है, देखिए पहले हमने बताना है कि संज्ञा का भेद कौन सा है। तो मयंक कौन सी बन गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
दूसरा था कि ये लिंग कौन सा है, मयंक जो है पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पे पुल्लिंग आ गया। फिर हमने संज्ञा का वचन बताना होता है, तो क्योंकि एक ही लड़का है तो वो एक वचन है। ठीक है, अब हमने कारक एवं क्रिया के साथ इसका संबंध बताना है। अब क्योंकि मयंक पुस्तक स्वयं पढ़ रहा है, यानी पढ़ने की क्रिया हो रही है और क्रिया कर रहा है मयंक, तो मयंक करता हुआ, तो यहाँ पे हमने बताया कि वो कर्ता कारक है, जा रहा क्रिया का करता है, यानी क्रिया करने वाला व्यक्ति है। तो इस तरह हमने मयंक शब्द का पद परिचय दे दिया। अब दूसरा शब्द इसमें आया पुस्तक। अब पुस्तक जो है ये भी एक संज्ञा है। अब इसका हम पहले भेद बताएंगे, कौन सी संज्ञा है, तो पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। मयंक किसी खास व्यक्ति का नाम था तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई थी। पुस्तक जो है आम चीज़ का नाम है, कॉमन थिंग है, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। फिर हमने इसका लिंग बताना है, पुस्तक स्त्रीलिंग होती है। फिर हमने इसका वचन बताना है, एक ही पुस्तक की बात है तो एक वचन आएगा। अगर पुस्तकें पढ़ रहा होता तो फिर बहुवचन आ जाता पुस्तकें शब्द से। ठीक है ना। उसके बाद हमने बताना है कि क्रिया के साथ इस संज्ञा का क्या संबंध है। अब पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। जब क्या का अर्थ आता है तो वो कर्म होता है। अब यहाँ का पुस्तक जो है, शब्द जो है, पुस्तक पद जो है, वो क्रिया के साथ कर्म का संबंध रखती है। तो कर्ता कारक जा रहा है, कर्म कारक है, पढ़ रहा है क्रिया का, ये कर्म है। ठीक है। अब आगे अगला शब्द आ गया पढ़ रहा है, अगला पद जो आ गया पढ़ रहा है। अब पढ़ रहा है क्रिया है। ठीक है ना। अब क्रिया का हमने कैसे पद परिचय देना है, पहले हम क्रिया का भेद बताएंगे, फिर क्रिया का भी लिंग वचन बताएंगे, पुरुष धातु काल और वाच्य बताएंगे, फिर कर्ता व कर्म का संकेत कर रही है वो बताएंगे। तो यहाँ पढ़ रहा है कौन सी क्रिया है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, क्योंकि यहाँ पे इसका क्या का हमें अर्थ मिला है तो ये सकर्मक क्रिया है। फिर लिंग के अनुसार पढ़ रहा है तो ये पुल्लिंग शब्द है। किसी एक व्यक्ति के लिए ये क्रिया कही गई है तो वो एक वचन वाली क्रिया है। ठीक है। अब है शब्द है तो क्रिया वर्तमान के यानी काल यानी समय वर्तमान की बात कर रही है। तो ये हमने क्रिया के बारे में सब कुछ बता दिया। क्रिया का जो क्रिया पढ़ रहा है, इस क्रिया का पद परिचय दे दिया। ठीक है ना। तो इस तरह हम वाक्य में प्रयोग होने वाले प्रत्येक पद का व्याकरण के अनुसार परिचय देते हैं, तब वो पद परिचय कहलाता है। और परिचय में हमने क्या क्या जानकारी देनी है, पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं। हमने उस चीज़ का भेद बताना है, फिर लिंग वचन के आधार पर बताना है, फिर हमने क्रिया के साथ उसका संबंध बताना है। हमें ये अलग अलग ध्यान रखना पड़ेगा कि संज्ञा सर्वनाम की जानकारी में कौन कौन सी चीज़ें हमने फॉलो करनी है, विशेषण की जानकारी में हमने क्या क्या चीज़ें बतानी है, क्रिया की जानकारी में हमें क्या क्या बताना पड़ेगा। तो उसी के अनुसार हम पद का परिचय देंगे। ठीक है। उम्मीद है इतने तक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम अगली वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।